अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू और आज के इस लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पेज नंबर 83 पे आपका ये टॉपिक मौजूद है, passage of molecules into and out of cells, active and passive transport. You know that cell membrane is semi-permeable. It controls the movement of molecule into and out of the cell. In this way, it maintains equilibrium inside the cell as well as outside. The movement of molecules in and out of the cell is through diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, active transport, endocytosis and exocytosis. यहाँ ये बात लिखी है कि आप जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो जो है अलाउ करती है गुजरना और कुछ को नहीं करती, ठीक है। और इससे ये होता है कि वो जो है कंट्रोल करती है मूवमेंट को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने से, ताकि जो ज़रूरत के मॉलिक्यूल हैं अगर उनकी ज़रूरत है तो वो अंदर सेल के अलाउ होते हैं जाने के लिए, अगर नहीं है तो वो नहीं जाते। इस तरह क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है सोल्यूशन का, और सॉल्यूट या कोई भी जो मॉलिक्यूल है सेल में या कुछ सब्सटेंसेस हैं उनकी अमाउंट जो है वो एक मतलब के बराबर रहती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहती है। और दूसरी बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि और ये प्रोसेस जो होता है मूवमेंट का मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए होता है, जिसमें आपके पास डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस शामिल है। तो हम अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है और ये किस तरह काम करते हैं। डिफ्यूजन में सबसे पहले आपके पास जो प्रोसेस है दैट इज डिफ्यूजन। इट इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू इट, दैट इज व्हाई डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। रैंडम मूवमेंट है जी, आराम से सब्सटेंस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चल जाते हैं, मतलब जहाँ पे जिस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो वो ऐसी जगह मूव कर लेती है जहाँ पे उसका अमाउंट कम हो। आपके पास अक्सर जो है डिफ्यूजन में ये रूम स्प्रे, जो आप एयर फ्रेशनर की एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप एक कोने में स्प्रे करें तो वो उसके मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे कोने तक आ जाते हैं रूम के। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है कि हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को जो है कोई एनर्जी भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही मॉलिक्यूल मूव कर लेते हैं, तो इसलिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी का जो है इस्तेमाल ना हो। ओके जी, पेज नंबर 84। Only small molecules can diffuse through cell membrane. For example, water, carbon dioxide, oxygen, and some other simple molecule. Diffusion is a slow process, yet it is efficient and rapid enough to fulfill the requirement of the cell. Substances such as glucose, oxygen, carbon dioxide can easily diffuse through the membrane. Glucose is present in higher concentration after the food is digested in small intestine. Therefore, glucose is transported to villi from the inner space of small intestine through diffusion to be stored in the form of glycogen in liver. Okay. यहाँ बताया कि डिफ्यूजन में सिर्फ जो है मेम्ब्रेन से जो है छोटे जो है मॉलिक्यूल जो है या बहुत सिंपल मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये ज़रा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत जो है इस हिसाब से इसकी स्पीड अच्छी है कि वो सेल की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। दूसरी बात, जैसे कि एग्जांपल आपको ग्लूकोज की दी है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत आसानी से जो है मेम्ब्रेन के से गुजर जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में, ठीक है। और ये जो है होता ही है कि जैसे हम लोग अब खाना खा रहे हैं तो उसमें आपको पता है खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज जो है जो हायर कंसंट्रेशन में है ये प्रेजेंट होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के जरिए, आपको पता है ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है कि इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर तौलिए की तरह, जैसे हम लोग टॉवल यूज नहीं करते, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसके ऊपर फिंगर लाइक छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाय कहते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है वो विलाय जो है, जो इनर स्पेस है इंटेस्टाइन की, वहां से डिफ्यूज हो जाता है और फिर ये जो है लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ब्लड के जरिए जाके लिवर में स्टोर, क्योंकि इंटेस्टाइन में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो वहां से लोअर कंसंट्रेशन, ब्लड में लोअर होती है कंसंट्रेशन, तो वहां चला जाता है और वहां से फिर ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये लिवर में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, होता है ये डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। पढ़ लेते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर size or charge. Such molecule are taken into or out of the cell with the help of transport protein present in the cell membrane. When transport protein help to remove molecule from high to low concentration without the expenditure of energy, the process is called facilitated diffusion. It is also type of passive transport. ये डिफ्यूजन ही का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें जो है मॉलिक्यूल को हेल्प मिल जाती है प्रोटीन से। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफ्यूजन के थ्रू आसानी से नहीं जा सकते, तो वो क्या होता है कि या तो अपने साइज की वजह से या उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो गुजर नहीं सकते। तो उनको एक प्रोटीन है जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद है, वो उनको मदद करता है कि वो मूव करें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। ओके जी, आपके पास ये एक डायग्राम आपको दिखाई हुई है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। यहाँ पे से देखें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये प्रोटीन मदद कर रहा है, प्रोटीन के जो है वो लेके जा रहा है मॉलिक्यूल को, जबकि जो डिफ्यूजन है सिंपल, वो सिंपल खुद ही जो है मॉलिक्यूल गुजर के जा रहे हैं। तो ये और ये जो आप देखें, ये लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ऑस्मोसिस का टॉपिक है जी। इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द वाटर ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन. वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन with lower concentration of solute to a hypertonic solution with higher concentration of solute. Few examples of how osmosis occur in cell are as following. ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन है सॉल्वेंट की, वाटर की, ठीक है, वाटर की मूवमेंट है। होता ये है कि ये जो पानी है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरता है, लेकिन ये इसकी मूवमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इसकी मूवमेंट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट जिसमें चीज़ हल होती है, और जो चीज़ हल होती है उसको सोल्यूट कहते हैं। जैसे अगर पानी है तो वो सॉल्वेंट है, और जिसने हल होना है वो क्या है? सोल्यूट है। सॉरी, वो जो जिसने हल होना है, जैसे चीनी है तो वो सोल्यूट है, और जिसमें हल होना है वो सॉल्वेंट है। तो पानी की मूवमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सोल्यूट की मिकदार कितनी है किसी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो दोनों साइड पे, सेल मेम्ब्रेन की अंदर की साइड पे भी और दूसरी साइड पे, बाहर वाली साइड पे भी। अच्छा, होता ही है कि अगर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा हो और सेल के अंदर कम हो, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? सेल से निकल के बाहर जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर वहाँ जाएगा। लेकिन अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो वाटर बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, वाटर वहाँ जाएगा जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सही है, तो हाइपरटोनिक, अगर बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन तो सेल से पानी बाहर चला जाएगा, और अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो फिर जो है वो पानी जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। व्हेन अ सेल इज प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ऐसी जगह सेल को रखा जाए जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा कि बाहर से भी जो पानी है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है इस तरह अगर पानी अंदर सेल के आता है तो क्या होता है कि इन सच कंडीशन एनिमल सेल स्वेल एंड मे रप्चर वाइल द प्लांट सेल बिकम टर्जिड
ड्यू टू देयर हार्ड सेल वॉल। और जो एनिमल सेल है वो तो फट जाता है अगर ज़्यादा पानी आ जाए सेल के अंदर, लेकिन जो प्लांट सेल है वो ज़रा टफ हो जाता है, सख्त सा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो फटता नहीं है सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल जो है ज़रा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक स्ट्रक्चर है। दूसरी कंडीशन ऑस्मोसिस की क्या है, किस तरह काम करती है? व्हेन अ सेल इज प्लेस इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। पहली कंडीशन ये थी कि वहाँ पे जो था वो ऐसी जगह सेल को रखा था जहाँ पे हाइपोटोनिक यानी कि कम सलूट वाला एरिया में रखा था। अब यहाँ पे ये है कि आइसोटोनिक है, यानी कि सोल्यूशन जितना सेल के अंदर है उतना ही सलूट की कंडीशन सेल के बाहर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड, यानी कि मूवमेंट जो है पानी की या सॉल्वेंट की बराबर है, जितना अंदर है उतना ही बाहर भी है। इन सच अ कंडीशन एनिमल सेल रिटेन देयर वॉल्यूम कांस्टेंट while plant cell become flaccid because the net uptake of water is not enough। इसमें रहता है फिर अगर ये कंडीशन हो कि नॉर्मल है तो एनिमल सेल तो नॉर्मल रहता है, उसकी शेप जो है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो प्लांट सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है, ज़रा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, क्योंकि प्लांट को ज़रा हायर लेवल चाहिए होता है पानी का, ठीक है, प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल थोड़ा सा जो है वो लूज कर लेता है, थोड़ा सा अपनी जो है वो इतना टाइट नहीं होता, थोड़ा सा लूज हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन जो है वो है कि व्हेन अ सेल इज प्लेस इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर मूव आउट इन सच कंडीशन एनिमल सेल श्रिंक इन साइज, इन प्लांट सेल द साइटोप्लाज्म श्रिंक विद इन द सेल वॉल। और अगर ऐसी जगह सेल को रख दें जहाँ पे जो है वो सलूट बाहर ज़्यादा है, सलूट की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा कि पानी सारा सेल से निकल के बाहर आ जाएगा और जो है वो सेल जो है अगर एनिमल सेल है तो वो सिकुड़ जाएगा, जबकि जो प्लांट सेल है वो पूरा नहीं सिकुड़ेगा, सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ेगा, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर में सेल वॉल भी होती है। तो सेल वॉल जो है वो ज़रा सख्त सा स्ट्रक्चर है तो वो नहीं सिकुड़ता, लेकिन अंदर जो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल में सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल जो है वो पूरा ही सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको डायग्राम में दिखा हुआ है एनिमल और प्लांट सेल। जब बाहर सलूट ज़्यादा था, बाहर सलूट जो था वो कम था और अंदर सलूट ज़्यादा था, तो पानी अंदर मूव किया और एनिमल सेल फट गया, जबकि जो प्लांट सेल है वो थोड़ा सा टफ हो गया, इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा टारगेट हो गया, ठीक है, फटा नहीं लेकिन टारगेट हो गया, रप्चर नहीं हुआ। आइसोटोनिक कंडीशन में जी नॉर्मल कंडीशन है तो देखें नॉर्मल है एनिमल सेल, लेकिन जो प्लांट सेल है वो थोड़ा सा ढीला हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। उसके बाद जब हाइपरटोनिक कंडीशन आई है, यानी कि बाहर सलूट की तादाद जो है वो कम है और अंदर बाहर जो है वो सलूट की तादाद ज़्यादा है और अंदर कम है, तो पानी जो है अंदर से बाहर चला गया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये श्रिंक हो गया एनिमल सेल, जबकि जो प्लांट सेल है वो भी श्रिंक हुआ, लेकिन सेल वॉल की वजह से सेल वॉल अपनी जगह पे है, शेप उसकी वैसी ही है, सिर्फ उसकी जो साइटोप्लाज्म है अंदर वो श्रिंक हो गया। तो ये आपका टॉपिक था ऑस्मोसिस का।